नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में नवपाषाणिक सभ्यता के बारे में विशेष रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के विषय में पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण का अगर हम अर्थ सही से क्लियर करें, तो ताम्र का मतलब होता है तांबा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो या हम अगर इसे इंग्लिश में बोलें तो चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्को का मतलब कॉपर और लिथिक का मतलब पाषाण या जो है स्टोन। तो कहने का मतलब है चाल्कोलिथिक पीरियड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल में मानव पत्थर के उपकरण के साथ-साथ तांबे का भी उपकरण का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इस कारण से इस काल का नाम ताम्रपाषाण काल या चाल्कोलिथिक पीरियड कहा गया। इसी काल को ताम्रयुग भी कहा जाता है। ताम्रयुग या ताम्रपाषाण काल या चाल्कोलिथिक पीरियड। अब एक विशेष रूप से इसे हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह संस्कृति जो हुई थी, ये हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने के जस्ट पहले ये सभ्यता विकसित हुई थी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने के पहले की सभ्यता थी। इस कारण से इसे हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग ही हड़प्पा संस्कृति में धीरे-धीरे परिवर्तित हो गए। अर्थात जो हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी या ताम्रपाषाण युग के जो आदिमानव थे या मानव थे, वो धीरे-धीरे हड़प्पा संस्कृति में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। तो जिस कारण से इसे हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। तो ताम्रपाषाण का जो कालखंड माना जाता है, वो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ताम्रपाषाण काल का कालखंड कब से कब तक माना जाता है? 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण काल या इसे इंग्लिश में बोलेंगे चाल्कोलिथिक पीरियड या हम जो है क्या कहते हैं ऐसे हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा कि ताम्रपाषाण काल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल के मानव तांबे के धातु के उपकरण तथा पत्थर के उपकरण दोनों का प्रयोग किया करते थे। इस कारण से इस काल का नाम क्या हो गया? ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्को का मतलब मैंने आपको क्या बताया? चाल्को का मतलब क्या होता है? कॉपर और लिथिक का मतलब होता है पाषाण अर्थात स्टोन। तो चाल्कोलिथिक तांबे और पत्थर के उपकरण के प्रयोग करने के कारण इस काल का नाम ताम्रपाषाण काल पड़ गया। ताम्रपाषाण काल का कालखंड कब से बताया? 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक। और इसे हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल के मानव जो थे वो हड़प्पा का जो हड़प्पा नगर था, हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी, उसके विकसित होने से पहले के मानव इस समय के थे। इस कारण से इसे हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। इस काल में मानव के द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया गया वह तांबा था। तो ताम्रपाषाण काल में मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबे का। तो ताम्रपाषाण काल में मानव के द्वारा उपयोग किए गए धातु का नाम क्या था? तांबा। और जो तांबा था, यह तांबा जो है कौन सा तांबे का उपकरण था? तो कुल्हाड़ी। तो ताम्रपाषाण काल में मानव के द्वारा तांबे का जिस धातु का सर्वप्रथम तांबे की जिस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया गया, उपकरण का प्रयोग किया गया, वह तांबे की कुल्हाड़ी थी। तो ताम्रपाषाण काल में मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस तांबे के किस उपकरण का उपयोग किया गया? कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया। और जो कुल्हाड़ी भारत से प्राप्त है, भारत में कुल्हाड़ी तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य जो प्राप्त है, वो मद्रास से एक कुल्हाड़ी मिली है। मद्रास से एक कुल्हाड़ी मिली है जो 5000 ईसा पूर्व की मानी जाती है।
तो मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य से पता चलता है कि जो ताम्रपाषाण काल के मानव थे वो 5000 ईसा पूर्व तांबे का प्रयोग प्रारंभ कर दिए थे। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को बता दी कि मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी के जो साक्ष्य प्राप्त चला है, मानव सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग 5000 ईसा पूर्व से क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। ताम्रपाषाण काल के मानव ने ही भारत में ग्रामीण संस्कृति का की स्थापना की। तो ताम्रपाषाण काल के मानव ने ही भारत में सर्वप्रथम ग्रामीण संस्कृति की स्थापना की या ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की। तो भारत में सर्वप्रथम ग्रामीण संस्कृति की स्थापना किसने की, तो ताम्रपाषाण काल के मानव ने। तो ताम्रपाषाण काल के मानव ने ही भारत में पहली बार क्या किया, ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की। ताम्रपाषाण काल के जो मानव थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अर्थात ताम्रपाषाण काल के मानव को लिखने पढ़ने की कला के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। और ये जो ताम्रपाषाण कालीन मानव थे, इनके द्वारा जो प्रमुख उपकरण प्रयोग किए जाते थे वो था चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, पिन, तांबे के औजार। इस तरह के उपकरणों का ताम्रपाषाण काल के मानव प्रयोग किया करते थे। ताम्रपाषाण काल के मानव के जो मुख्य फसलें थी वो था जौ, गेहूं, चावल, कपास, रागी, मसूर, बाजरा। इस तरह की जो है आदि मानव जो है कृषि किया करते थे। और जो इस काल के आदि मानव के मुख्य पशुएं जो पालते थे वो गाय, बैल, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, बकरी, ऊंट, इस तरह के विभिन्न प्रकार के जीवों को भी जो है पालतू जानवरों को भी ताम्रपाषाणिक सभ्यता के मानव क्या किया करते थे, पालते थे, जानवरों को पाला करते थे। ताम्रपाषाण काल के जो मानव थे, इनके जो है वर्तमान समय के भारत के या वर्तमान समय के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से जो है विभिन्न प्रकार के पुरास्थल प्राप्त हैं, या आप ऐसे कह दें हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य जो है वर्तमान समय के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से जो है पुरास्थलों के साक्ष्य प्राप्त हैं। तो अफगानिस्तान से जो पुरास्थल के साक्ष्य प्राप्त हैं वो आपका है, एक है मुंडी गाग। कौन सा है, मुंडी गाग। और दूसरा है देह मुरासी घुंडई। दूसरा कौन सा है, देह मुरासी घुंडई। और पाकिस्तान से जो साक्ष्य प्राप्त हैं हमें पुरास्थल के, ताम्रपाषाण काल के पुरास्थल के जो साक्ष्य प्राप्त हैं वो है राणा घुंडई, किलगुल मोहम्मद और कुली, नाल, आमरी, कोट दीजी। तो पाकिस्तान से जो पुरास्थल हमें प्राप्त है ताम्रपाषाण काल के वो कौन कौन से हैं, तो पहला कौन सा है, राणा घुंडई, किलगुल मोहम्मद, कुली, नाल, आमरी, कोट दीजी। और इसी तरीके से भारत से जो ताम्रपाषाणिक संस्कृत के पुरास्थल प्राप्त हैं हमें, हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृत के जो साक्ष्य पुरास्थल प्राप्त हैं उसमें से आपका है कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है, बनावली। तो ये सब जो है पुरास्थल प्राप्त है। और कुछ ऐसे पुरास्थल हैं जहां से हमें उनके विभिन्न प्रकार की कल्चर के बारे में, ताम्रपाषाण काल के आदि मानव के कल्चर के बारे में भी हमें पता चलता है। तो पहला यहाँ पर देखें, अगर आपको दिख रहा हो, आहार संस्कृति। सब एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी के एग्जाम में ये सारे सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशल है आपके लिए। तो आहार संस्कृति जो है ये राजस्थान में आहार संस्कृति का नाम पड़ा। अब आपके मन में आ रहा हो कि आहार क्या है, तो आहार जो है, आहार राजस्थान की एक नदी का नाम है। तो आहार नदी के किनारे ताम्रपाषाण कालिक पुरास्थल जो है विकसित हुआ। इस कारण से इसका नाम क्या रख दिया गया, आहार संस्कृति। तो आहार संस्कृति क्यों नाम पड़ा ताम्रपाषाणिक काल की पुरास्थल का, क्योंकि यह पुरास्थल जो है ताम्र पाषाण काल के दौरान आहार नदी के किनारे
विकसित हुआ, तट के किनारे विकसित हुआ, इस कारण से इसका आहार संस्कृत नाम पड़ा। और ये जो है कहाँ पर है, ये संस्कृति राजस्थान, आहार संस्कृत कहाँ पर है, राजस्थान में ये पूरा स्थल विकसित हुआ। इसके अंतर्गत आपका आता है एक आहार हो गया, दूसरा गणेश्वर और तीसरा है बलाथल। आहार, गणेश्वर, बलाथल किस संस्कृत के अंतर्गत आता है, आहार संस्कृत के अंतर्गत। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ, तो आहार नदी के किनारे विकसित हुआ। और इस आहार संस्कृत की खोज किसने की थी, तो रत्नचंद्र अग्रवाल ने। आहार संस्कृत की खोज किसने की थी, रत्नचंद्र अग्रवाल ने। आहार संस्कृत किससे संबंधित है, तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। दूसरा है कायथा संस्कृत। कौन सी संस्कृत, कायथा संस्कृत। ये जो कायथा संस्कृत है ये चंबल नदी के किनारे विकसित हुई। कायथा संस्कृत किस नदी के किनारे विकसित हुई, चंबल नदी के किनारे विकसित हुई। और ये चंबल कहाँ पर कायथा संस्कृत है, मध्य प्रदेश का जो है उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन जिला है, वहां पर कायथा पूरा स्थल है, या कायथा संस्कृत नाम दे दिया गया क्योंकि कायथा एक बड़ा क्षेत्र है, तो उसी के अंतर्गत जो विकसित हुआ। तो सर्वप्रथम कायथा, जैसे सर्वप्रथम कायथा खोज हुआ पूरा स्थल, तो इसी के नाम पे और सारे पूरा स्थल इसी के नाम से जाने जाने लगे, कायथा। कायथा पूरा स्थल का नाम है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। और कायथा के अंतर्गत जो पूरा स्थल आते हैं, कायथा आता है और एक ऐरण आता है। कायथा पूरा स्थल और ऐरण पूरा स्थल। और इस किसके अंतर्गत आता है, कायथा संस्कृत किस काल के अंतर्गत है, ताम्रपाषाण काल के। और इसकी खोज किसने की थी, तो वी.एस. वाकनकर, वी.एस. वाकनकर। और मुख्यतः जो भारत में ताम्रपाषाण काल की संस्कृत का खोज का जनक माना जाता है, वी.एस. वाकनकर को ही माना जाता है। भारत में ताम्रपाषाण काल की संस्कृत के खोज के जनक के रूप में किसे माना जाता है, वी.एस. वाकनकर। और वी.एस. वाकनकर ने कौन सी संस्कृत की खोज की थी, कायथा संस्कृत। कहां पर, मध्य प्रदेश उज्जैन, है ना, वहां से जो है कायथा और एरनपुरा स्थल के साक्ष्य प्राप्त है। तीसरा है मालवा संस्कृत। मालवा भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, मालवा जिला है मध्य प्रदेश, मालवा के अंतर्गत। यहाँ से जो पूरा स्थल प्राप्त है वो नौदा टोली और महेश्वर नागदा। नौदा टोली पूरा स्थल, महेश्वर और कौन सा, नागदा पूरा स्थल जो है कहां से प्राप्त है, कहां से, तो आप देख सकते हैं मालवा संस्कृत से। मालवा कहां पर है, मध्य प्रदेश, मालवा जिला। तो इस तरीके से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जारवे संस्कृत। जारवे संस्कृत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जारवे संस्कृत जो है कहां पर विकसित हुई, कहां से साक्ष्य प्राप्त है, महाराष्ट्र के अंतर्गत जारवे संस्कृत आती है। जारवे की संस्कृत के अंतर्गत सर्वप्रथम जारवे पूरा स्थल का खोज हुआ, तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, जारवे संस्कृत रख दिया गया। और जारवे के अंतर्गत कौन कौन से पूरा स्थल आते हैं, जैसे हमने आपको नवपाषाण काल में पढ़ाया था मध्य गंगा घाटी। तो मध्य गंगा घाटी जो पूरा स्थल थे उसके अंतर्गत गंगा घाटी के मध्य में जो पूरा स्थल प्राप्त हुई उसका मध्य गंगा घाटी नाम पड़ा था। तो वहां पर हमने आपको बताया था कोलडीवा, चौपानी, मांडो, महदहा, और आपको मैंने क्या कहा था, सराय नाहररा, इस तरीके से साक्ष्य बताए थे। तो वैसे ही जारवे संस्कृति जो है क्यों नाम पड़ा, सर्वप्रथम जारवे खोज हो गई, जारवे पूरा स्थल का, तो उसके अंतर्गत जो उसके आसपास के जो हमें पूरा स्थल प्राप्त हुए उनका नाम अलग से इसी जारवे संस्कृत के अंतर्गत रख दिया गया। कहां पर पाया गया, तो महाराष्ट्र में ये पूरा स्थल है। और कौन कौन से, जारवे, निवासा और कौन सा, दैमाबाद, इनाम गांव। जारवे, निवासा, दैमाबाद, इनाम गांव, ये सब कहां से प्राप्त है, महाराष्ट्र से। और कौन से काल के ये जारवे संस्कृत है, तो ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत ये जारवे संस्कृति आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा पूर्व संस्कृत के लोग जो थे कैसे थे, तो ग्रामीण संस्कृत के थे। हड़प्पा पूर्व संस्कृत के लोग कैसे थे, हड़प्पा पूर्व संस्कृत के मानव किस प्रकार के थे, तो ग्रामीण संस्कृत के थे। अर्थात हड़प्पा पूर्व के पहले के मानव, हड़प्पा पूर्व का मतलब पहले, तो हड़प्पा जब शहर विकसित नहीं हुआ तो उसके पहले के मानव जो थे वो ग्रामीण समुदाय में रहते थे, गांव में रहते थे, गांव, उनका विकास नहीं हुआ था। लेकिन आप जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ने लगेंगे तो धीरे धीरे यही ग्रामीण लोग किसमें विकसित होने लगे, शहर में। जैसे आप देखते हो कोई गांव अगर जो है किसी शहर के नजदीक है तो धीरे धीरे वो गांव जो है धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो शहर में परिवर्तित हो जाता है।
तो उसी प्रकार ताम्र पाषाणिक सभ्यता के लोग जो थे वो ग्रामीण संस्कृत के थे, लेकिन इसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ेंगे तो यही लोग धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता में परिवर्तित हो गए और ये शहरी सभ्यता में हो गए। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, हड़प्पा पूर्व संस्कृत के लोग कैसे थे, ग्रामीण समुदाय के थे, या आपसे बोले ताम्र पाषाणिक सभ्यता के लोग कैसे थे, ग्रामीण समुदाय के थे। ताम्र युग भी कहते हैं, चालकोलिथिक पीरियड भी इसे कहते हैं। तो ये सब आपको जानना है। दूसरी बात हम कर लेते हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृत के मानव के जो घर या आवास हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृत के मानव के घर या आवास घास फूस की झोपड़ियों के बने थे। ताम्र पाषाणिक संस्कृत के मानव के घर या आवास कैसे बने थे, घास फूस या झोपड़ियों के बने थे। लेकिन कहीं कहीं पर मानव के द्वारा कच्ची ईंटों के भी मकान के हमें साक्ष्य प्राप्त हैं। तो कहीं कहीं पर लोग कच्ची ईंटों के भी घर बनाने का प्रयास किया है, इसके भी हमें क्या है, साक्ष्य प्राप्त हैं। इस काल के जो मानव थे अनाज रखने के लिए अन्नागार का प्रयोग करते। अन्न का मतलब अनाज और आगार, आगार का मतलब होता है घर, जैसे आप आरामगार बोलते हैं, स्नानागार बोलते हैं, आरामगार, स्नानागार, अन्नागार। तो उसी प्रकार से अन्नागार था। अन्न का मतलब अनाज और आगार का मतलब होता है घर, तो जिसमें अन्न रखने का घर, अन्नागार। तो ताम्र पाषाण काल के लोग किसका उपयोग किया करते थे, अन्नागार का उपयोग करते थे। भंडार के लिए एक अन्नागार रखते थे, वहां पर भंडार करते थे। इस काल के मानव अनाज रखने के लिए किसका प्रयोग करते थे, अन्नागार। और इस काल के मानव दूर से दूर दूर तक व्यापार करते थे। पास मतलब है कि पास में ही रहकर नहीं, मानव छिटक कर दूर दूर तक जाकर जो है व्यापार किया करते थे। व्यापार का मतलब होता है, आप जानते हो, तो व्यापार का मतलब होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात। जैसे आज के समय में एक देश दूसरे देश से किसी चीज को खरीदता है और फिर वहां से भेजता है, और वहां की जो चीजें भारत के लिए जरूरत पड़ती है तो वहां से भारत से लेके आता है, तो ये क्या है, व्यापार है। या एक राज्य दूसरे राज्य से, एक जिला दूसरे जिले से व्यापार करता है, तो वही है व्यापार। यहाँ पर दूरस्थ व्यापार, दूरस्थ व्यापार का मतलब दूर दूर तक व्यापार इस काल के मानव किया करते थे। किस काल के, ताम्र पाषाण काल के मानव दूर दूर तक क्या किया करते थे, व्यापार किया करते थे। इस काल की अधिकांश बस्तियां जो थी हड़प्पा के शहरी क्षेत्रों में क्या हो गई थी, परिवर्तित हो गई थी। हमने आपको बताया कि इस काल की जो अधिकतर बस्तियां थी धीरे 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 करके किसमें परिवर्तित हो गई, ग्रामीण बस्तियां शहरी बस्तियों में विकसित हो गई। अर्थात इसके बाद का जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो विशेष रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे, अब नया चैप्टर, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। आपको हमने बताया हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो थी 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब यहाँ पर जब हम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे या शहरी सभ्यता पढ़ेंगे या नगरीय सभ्यता पढ़ेंगे, तो ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के तक हम पढ़ेंगे। तो हमने आपसे बताया कि इसका नाम ताम्र पाषाण काल क्यों पड़ा, क्योंकि इस काल में मानव तांबे और पत्थर दोनों के उपकरण का प्रयोग किया करते थे, इसलिए इस काल का नाम ताम्र पाषाण काल पड़ा। और मानव ने इस काल में सर्वप्रथम धातु की, जिस धातु की खोज की थी वो कौन सी थी, तांबे की। ताम्र पाषाण काल में मानव के द्वारा खोज की गई धातु कौन थी, तांबा। और मानव के द्वारा ताम्र पाषाण काल में तांबे की सर्वप्रथम तांबे के किस उपकरण का प्रयोग किया गया, तो कुल्हाड़ी का। ताम्र पाषाण काल में मानव के द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम उपकरण तांबे का कौन सा था, तो कुल्हाड़ी। मानव कौन कौन से उपकरण इस काल में प्रयोग किया करते थे, तो हमने आपको बताया चाकू, छेनी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी और तांबे की छड़, इस तरह के उपकरणों का उपयोग किया करते थे। और मैंने बताया था इस काल में मानव की मुख्य फसल क्या थी, जौ, गेहूं, चावल, कपास, रागी, मसूर, बाजरा, इस तरीके से मानव फसल उगाया करते थे। और इस काल में मानव का मुख्य व्यवसाय जो रहा पशुपालन ही रहा। कृषि उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाई थी। तो पशुपालन में हमने बताया गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली और जो है ऊंट, भेड़, इस तरीके से आज मानव पालतू जानवरों को क्या किया करता था, पाला करता था।
और इस काल में मानव धीरे-धीरे इस काल के मानव धीरे-धीरे किसमें परिवर्तित हो गए? हड़प्पा सभ्यता में। तो आपको अब लग रहा होगा कि हम किसी ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगला नया चैप्टर ले आएँगे हड़प्पा सभ्यता। और आप लोग को प्लीज़ अगर वीडियोज़ पसंद में आया हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो आपके परिचित में हों, उनसे भी बताइए और जो है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो हों उनके पास भी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए इसी तरीके से नए-नए कंटेंट लाते रहें और आपके ज्ञान का भंडार इसी तरीके से बढ़ता रहे। धन्यवाद, टेक केयर।